बच्चों कल हमने नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में प्लियोट्रॉपी कर रहे थे। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हमने स्टार्च ग्रेन के को बताया था कि मतलब सिंगल जीन का इफेक्ट जो है मोर देन वन इफेक्ट बाय सिंगल जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल मैंने स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस का दिया था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बेटा फेनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है बेटा एक्चुअली कि फेनाइलएलानिन जो होता है ना बेटा, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिर टेढ़ा आने लगा ये पता नहीं। अच्छा, हाइड्रोक्सिलेज, और ये काम होता है बेटा कहाँ पे, लीवर के अंदर। ये फेनाइलएलानिन अमीनो एसिड है, आप जानते हो। ये इसको कन्वर्ट किया जाता है बेटा टायरोसिन, इसमें टायरोसिन। अब अगर ये जो फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इसको बनाने वाला जो जीन है बेटा उसमें म्यूटेशन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है ना। तो इन एब्सेंस ऑफ दिस जीन, दिस एंजाइम, अगर मान लो ये एंजाइम न रहे, if absence of these enzyme, ये क्या होगा बेटा, एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि फेनाइलएलानिन ये अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा तो फेनिलएलानिन का मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगा, तो वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, एक्यूमुलेशन, और क्या होगा, एक्सक्रीशन। तो किडनी हमारी थोड़ी बहुत निकाल पाती है, इसको ज्यादा नहीं निकाल पाती है ना, नहीं निकाल पाती है। तो फिर क्या होगा बेटा, मेंटल प्रॉब्लम आने लगती है, किडनी को भी प्रॉब्लम आएगी, जगह जगह ये स्टोर होने लगता है, तो है ना। स्किन और हेयर्स जो है बेटा, उसमें पिगमेंटेशन डिक्रीज हो जाता है, मतलब स्किन कलर चेंज होने लगेगा, हेयर फॉल होने लगेगा, हेयर का कलर भी चेंज होने लगता है, मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, क्योंकि न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में ये काफी इकट्ठा होने लगता है ना, ड्यू टू म्यूटेशन होता है ये फेनाइलएलानिन। अभी आपको बस प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है फेनाइल कीटोन्यूरिया, ये याद रखना है। और इसमें लिखिए इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ऑटोसोम को जानते हो बेटा, फ्रॉम ह्यूमन के केस में देखा जाएगा तो फ्रॉम फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम से लेकर के बेटा 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जितने भी हैं, ये 22 पेयर जो क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो लास्ट का जो 23rd पेयर है बेटा क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, फिर इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है ऑटोसोम्स के बारे में, है ना। Autosomal recessive disorder, autosomal dominant disorder, sex linked dominant, sex linked inheritance, ये जो डिजीज है बेटा, ये हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस में। अभी तो लिख लो आप केवल फेनाइलकीटोन्यूरिया में, फेनाइलकीटोन्यूरिया
It is an autosomal recessive disorder. It is autosomal recessive disorder. In this mutation in a gene, individuals fails individuals fails to produce an enzyme phenylalanine hydroxylase. ठीक है, which is responsible for conversion of phenylalanine into tyrosine. Phenylalanine अमीनो एसिड है into tyrosine. ठीक है, in absence of this enzyme there is an accumulation of phenylalanine. There is an accumulation of phenylalanine which gets converted into phenyl pyruvate. Which is poorly reabsorbed by kidney. And this result in mental retardation and decrease pigmentation of skin and hairs. ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है बेटा, शायद फोर्थ होगा, आप लोग नंबर दे रहे हो, जानते होंगे, पॉलीमेरिक जीन. नेक्स्ट वन इज पॉलीमेरिक जीन. पॉलीमेरिक जीन में लिखना ही है थोड़ा सा, है ना. अभी एक दो दिन आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, फिर हम लोग और समझा उस तरह से, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर एक्सप्लेन करने वाला कुछ बढ़िया आएगा. इसमें थोड़ा सा लिखना है बेटा. लिखो पॉलीमेरिक जीन में लिखो two independent genes whether present in homozygous or heterozygous. Two independent genes whether present in homozygous or heterozygous condition have similar phenotypic effect. ठीक है, effect when present क्या लिखा, phenotypic effect when present individually
when present individual but produce a cumulative effect but produce a cumulative effect when found together. जब साथ में पाया जाता है तो cumulative effect शो करते हैं. Found together, the ratio 9:3:3:1 is replaced by 9:6:1. ये याद रखना है पॉलीमेरिक जीन में. बस इतना ही काफी है आपको. पॉलीमेरिक जीन में बेटा ये याद रखना है आपको. ठीक है. अब है बेटा सप्लीमेंट्री जीन. सप्लीमेंट्री जीन सप्लीमेंट्री जीन में लिखिए, they are a pair of non-allelic genes. They are a pair of non-allelic genes, one of which produces its effect independently. One of which produces its effect independently. एक तो ऐसा है जो अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करेगा. In the dominant state, while the dominant allele of the second gene is without any independent effect, but it is also to modify the effect of the former to produce new traits. बेटा एक प्लांट होता है लबलब प्लांट है ना. इसका सीड कोट कलर की बात कर रहे हैं हम. सीड कोट कलर की बात कर रहे हैं ना. कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स. 2 जीन से कंट्रोल होता है, एक कैपिटल के और एक कैपिटल एल. ये 2 जीन है बेटा. इन दोनों जीन से लबलब प्लांट का सीड कोट कलर कंट्रोल होता है. ध्यान से सुनो मेरी बात. जो कलर है बेटा उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? 2 जीन्स कर रहे हैं कंट्रोल. ठीक है ना. अब अगर मान लो कैपिटल के हो तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस खाकी कलर प्रोड्यूस करता है बेटा. समझ रहे हो? कब? जब ये दोनों ऐसा होगा, खाकी कलर. ठीक है. और अगर मान लो कैपिटल के और स्मॉल के हो तो ये बफ कलर प्रोड्यूस करता है. बफ कलर ऐसा. ठीक है. इंडिपेंडेंट ऐसा हो तो खाकी कलर और कैपिटल हेटेरोजाइगस हो तो बफ कलर. ठीक बात है ना. लेकिन अब ये एल देखो, एल कैपिटल एल, ये जो है ये रिसेसिव है. ये क्या था? डोमिनेंट था. और ये रिसेसिव है. इन रिसेसिव कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं, है ना. रिसेसिव स्टेट
नो इफेक्ट। अगर ये कैपिटल है, जो दूसरा वाला जीन है बेटा, अगर ये स्मॉल एल लिख दे तो इसका क्या होगा, नो इफेक्ट। लेकिन बेटा अगर मान लो ऐसा हो जाएगा, दोनों में से कोई भी मतलब एक एक डोमिनेंट स्टेट में आ जाए तो कलर चेंज हो जाता है। कौन सा, चॉकलेट कलर, समझ रहे हो, चॉकलेट कलर। देख लो ऐसा हो गया तो चॉकलेट कलर, तो मैं बना दूं, देख लो कैपिटल के स्मॉल एल क्या होगा बेटा, ये होगा खाकी, ठीक है, ये खाकी कलर हो गया, समझ रहे हो। स्मॉल के कैपिटल एल ऐसा होगा तो क्या होगा, बफ कलर। ये इस तरह से हो या इस तरह से हो, बफ कलर, है ना, अलग से। और मान लो दोनों अगर कैपिटल आ गया, मतलब ऐसा हो गया कि स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल, तो ये कौन सा हो गया, चॉकलेट कलर। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना। अच्छा रेशियो तो मैंने बताया ही नहीं, चॉकलेट खाकी और बफ, चॉकलेट खाकी और बफ कलर का जो रेशियो आया था इसमें बेटा, वो आया था 9:3:4। 9:3:4 याद रखना है इसमें। समझ में आ गया बच्चों यहां तक, समझ में आया बच्चों, ठीक है। मानस उपाध्याय, अभिजीत, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। इसमें बेटा थोड़ा सा आपको लिखना पड़ गया, कोई बात नहीं है, इसको केवल रेशियो याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट है इसमें बेटा, लेथल जीन एक लास्ट है बेटा, शायद 6 होगा ये, लीथल जीन क्या होता है, लीथल मीन्स होता है बेटा पॉइजनस, जो किसी इंडिविजुअल की डेथ करा सके, है ना, या इसको लिथैलिटी भी बोलते हैं, लीथल जीन, है ना। होता क्या है बेटा, माइस में देखा गया कि ये एक है और एक ये है, ठीक है, दो माउस है, ये दोनों किस कलर के हैं बेटा, दोनों ही का कलर, स्किन कलर कैसा है, येलो। मान लो दोनों का स्किन कलर कैसा बेटा, येलो। जीनोटाइप इनका कैसा होता है ये तो बाद में पता चला, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हेटेरोजाइगस मतलब ऐसा है, ठीक, हेटेरोजाइगस। तो अब इसको दोनों के बीच में क्रॉस होगा बेटा, तो F1 जनरेशन में क्या क्या कंडीशन आएगी आप जानते हो, सेल्फिंग शायद हो रही है मेंडल के अकॉर्डिंग, तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, डोमिनेंट फेज वाले, मतलब कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई का मतलब अभी 35 मिनट हो, कैपिटल वाई। इसके बाद क्या आएगा बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, एक और आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यही आएगा ना, सेल्फिंग मेंडल के अकॉर्डिंग तो यही आएगा जीनोटाइप F1 जनरेशन का। यहाँ पे ये F1 है, मेंडल में ये F2 था, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि पॉपुलेशन में
ऐसा जीनोटाइप किसी का होता ही नहीं है। किसी भी माइस का जीनोटाइप स्किन कलर के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं पाया जाता। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी ये डोमिनेंट फेज में दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं बेटा, तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। मतलब ये दोनों आपस में लिथैलिटी कॉज कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो माइस था बेटा वो मर गया, देखो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। बाकी ये दोनों सरवाइव कर गए और इनका कलर कैसा होगा बेटा, येलो, और ये दोनों सरवाइव कर गए, देख रहे हो, ठीक है। और ये जो है ब्राउन होता है, ब्राउन, इसका कलर ब्राउन, मतलब रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में कलर जो है ब्राउन हो जाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में येलो हो जाता है। लेकिन डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में आने पर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो ये जीन जो है लिथैलिटी कॉज कर रहा है। तो एक तो आपने एग्जांपल देख लिया बेटा लिथल जीन का, माइस में स्किन कलर। दूसरा है बेटा, दूसरा इसका एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, दूसरा मान लो इसको, सिकल सेल एनीमिया। बेटा सिकल सेल एनीमिया एक बार और मैं बता चुका हूं आपको, कोडोमिनेंस, मतलब कि दोनों अपीयर होते हैं जीन, मतलब एक नॉर्मल एलील और एक सिकल सेल, दोनों एक्सप्रेस होते हैं। यहां पे मैं बता रहा हूं बेटा कि जब ऐसा होगा HBS और HBS, मतलब दोनों एलील सिकल सेल हो गया बेटा, तो ये लिथैलिटी कॉज करेगी। मतलब ऐसा वाला जीनोटाइप किसी भी ह्यूमन में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसकी डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब लिखो, अ लिथल जीन यूजुअली रिजल्ट, लिखिए, अ लिथल जीन, a lethal gene usually results in the death of an individual. A lethal gene usually results in the death of an individual when person is homozygous condition, homozygous dominant condition, homozygous condition को क्योंकि हर जगह डोमिनेंट नहीं हो सकता, homozygous कंडीशन, ठीक है बेटा। तो ये डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म आज हमारा यहीं पे खत्म होता है बेटा। अब नया थियरी हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक बात है। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी को बोलते हैं बेटा पैरेललिज्म। पैरेललिज्म ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी बिटवीन क्रोमोसोम्स, between chromosomes, parallelism between chromosome and Mendelian factor. Parallelism between chromosome and Mendelian factors, या इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक बात है। तो बेटा इसमें थोड़ी सी कहानी हमें समझनी पड़ेगी कि मेंडल के टाइम में बेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, पेपर पब्लिश करने की प्रॉब्लम थी, तो उनका जो नॉलेज था, जो भी थीसिस थी लिखी हुई, जो भी इंफॉर्मेशन था बेटा, वो उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया उस टाइम पे, है ना। तो इसकी पूरी हिस्ट्री 2-4 लाइन में हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, आपको लिखते लिखते समझ में आने लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं बेटा लिखना, है ना। लिखो,
मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, ईयर इसमें इंपॉर्टेंट है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, मैं बैठ के बोलता हूं ना, चलो दिखाई दे रहा है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क in 1865, in 1865, and his work remained unnoticed, and his work remained unnoticed till 1900, 1900 तक, है ना, till 1900, when it was independently discovered by, when it was independently discovered by three different scientists, और उनके नाम बेटा मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिए थे, कौन कौन सा, हीगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड टी सेमार। डे फर्स्ट जब क्लास इसकी हुई थी बेटा, पहले दिन ही मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कौन कौन से लोग थे, हीगो डे व्रीज थे, कार्ल कोरेंस थे एंड टी सेमार थे। इन्हीं तीनों लोगों ने मेंडल्स के का जो पेपर था उसको बाद में मेंडल्स लॉ के नाम से पब्लिश किया। एक्चुअली इसमें ज्यादा रोल था कार्ल कोरेंस का। नेक्स्ट वन लिखिए, मेंडल वर्क रिमेन अननोटिस्ड, मेंडल वर्क रिमेन अननोटिस्ड, मेंडल वर्क रिमेन अननोटिस्ड for such a long period, for such a long period because of following reason, because of following reason। पहला लिखिए, नंबर 1, पहला रीजन लिखो, at a time of Mendel communication was poor, at a time of Mendel, at a time of Mendel communication was poor, as a result Mendel's work remained unnoticed, Mendel's work remained unnoticed। Next point, Mendel concept that traits do not blend, Mendel concept that traits do not blend, मतलब मिक्सिंग नहीं होता, है ना, do not मतलब वेरिएशन कॉज नहीं करता, do not blend was not accepted by कॉम्प्लीमेंट्री बायोलॉजिस्ट। बहुत से लोग मान ही नहीं रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री बायोलॉजिस्ट, ठीक है, बायोलॉजिस्ट, because at the time of Mendel, because at the time of Mendel there was concept of blending of inheritance, concept of blending inheritance as in nature, continuous variation was observed, continuous variation was observed, मतलब
लगातार वेरिएशन होते रहते हैं, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, है ना, चेंज होते रहते हैं। जबकि इन्होंने कहा था कि फैक्टर्स का ब्लेंडिंग नहीं होता, तो ये बात गलत साबित, लोगों को गलत लग रहा था। थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर्स आर डिस्क्रीट। अकॉर्डिंग टू मेंडल, थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं मैं, according to Mendel factors are discrete identity, having physical existence, but Mendel was not able to provide any proof for this. उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था इसके लिए, है ना। फोर्थ लिखिए, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। अभी हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी for the first time by Mendel, was not accepted by contemporary biologists. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई है, सब आसान था उसको समझना। तो अब जो थियरी आई बेटा, वो आई क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, गिवन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना चाहिए, है ना, गिवन बाय Sutton and Boveri in 1902। ईयर याद रहे या न रहे, ये नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। टॉम जीन गिवन बाय जोहानसन या जॉनसन्स, है ना, जॉनसन्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ रहे हो, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी गिवन बाय T.H. Morgan। Thomas Hunt Morgan in 1933। ठीक बात है। इसीलिए बेटा टीएच मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा हम? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये तीनों पॉइंट, 4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं बेटा, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो कुछ पॉइंट्स है वो भी हमें लिखना है, लेकिन लिखने के पहले मैं आपको बता दूं
कि हमने डे फर्स्ट ही इसको बता दिया था आपको कि बेटा देखो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, मैं नाम ले रहा हूं सारा, आप बताना कि आपको आता है या नहीं आता है। क्रोमोसोम, जीन, एलील, कैरेक्टर, ट्रेट्स, फेनोटाइप, जेनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। बेटा ये जितना भी नाम लिया मैंने सब आपको आता है या किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आप, हाँ ठीक है बेटा, आप जानते हो बेटा गौतम। हाँ बेटा अर्पण वर्मा, बात मेरी सुनो, कल की रिकॉर्डेड वीडियो किसी की भी नहीं जा पाई है वो आज भेजा जाएगा, कल का और आज का रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा हम एक साथ डाल देंगे आज, समझ रहे हो, एक साथ डाल देंगे। अगर देर रात तक नहीं हो पाए तो कल सुबह चला जाएगा, लेकिन भेज दूंगा जरूर। चलो, तो आप जानते हो कि बेटा एलील पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, और जीन भी, कैरेक्टर का जो जीन है बेटा वो भी पेयर में होता है, जिसको हम एलील बोलते हैं। ये भी जानते हो आप, एलील बोलते हैं उसको जीन, एक कैरेक्टर का जीन। ठीक है बेटा, तो अब ये सब बात आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कैरियोटाइप और डायोग्राम, इसलिए आप कुछ पॉइंट्स लिखो, इसमें सब समझ में आएगा आपको। पहला पॉइंट लिखना है सटन एंड बॉबेरी, मैं बैठता हूं फिर बोलता हूं, बोलना ही है। सटन एंड बॉबेरी ऑब्जर्व दैट, Sutton and Boveri observed that like chromosomes, genes are also present in a pair। देखो आप जानते हो पहले से, like chromosome, genes are also present in pair, and at the time of gamete formation, segregation मतलब अलग होना, segregation takes place in such a manner that only one of each pair मतलब हर पेयर का एक, each pair is transferred to a gamete, ये बात पहले से आप लोग जानते हो, ट्रांसफर टू अ गैमीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट like the hereditary traits, hereditary जानते हो आप लोग, hereditary traits, the chromosome retain their number, structure and individuality throughout the life of an organism, मतलब क्रोमोसोम अपना नंबर कांस्टेंट बनाए रखता है, मियोसिस माइटोसिस आप लोग उसके थ्रू करते रहते हैं, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, इंडिविजुअलिटी को बनाए रखता है क्रोमोसोम, है ना।
क्रोमोसोमल थियरी आपने 8 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड from generation to generation, and from the generation to generation the two TWO2 मतलब two chromosome neither get lost मतलब खत्म नहीं होता, nor mixed up they behave like unit के जैसा बिहेव करता है बेटा, है ना, behave like unit। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, both chromosome as well as genes occur in a pair in the somatic or diploid cells। ये पहले से जानते हो आप। Genes occur in a pair in a somatic or diploid cells। Next point, a gamete contains only one chromosome of a type, and only one of the two alleles of a trait। ये जानते हो आप लोग, ये भी पहले ही हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, two alleles of a trait, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the paired condition of both chromosomes as well as the paired condition of both chromosome as well as Mendelian factors is restored during fertilization। अब नोट करके लिख लो, नोट या स्टार लगा लो, लिखो, they postulate this concept of chromosome theory। They postulate this concept of chromosomal theory of inheritance, by observing chromosome behavior during anaphase of cell division, ठीक है। तो बेटा अब आपके पास अगर एनसीईआरटी हो, है ना, अगर एनसीईआरटी है आपके पास, तो एक टेबल इसमें दिया है, ठीक है। तो उसमें बेटा एक टेबल बनाया है एनसीईआरटी में, है ना, टेबल बना के ऐसे टेबल बनाया उसमें, और लिखा है यहां पर पहला पॉइंट, अकर इन अ पेयर, लिखते चलो चाहो तो, अकर इन अ पेयर, ठीक है।
और इसमें भी लिखा है पहला पॉइंट, अकर इन अ पेयर, ठीक है। फिर इसमें लिखा है दूसरा, सेग्रीगेट, इसमें लिखा है सेग्रीगेट at a time of gamete formation such that only one of the each pair transferred to a gamete, इसमें लिखा है। और इसमें भी कुछ उसी तरह से लिखा है, सेग्रीगेट मतलब सेग्रीगेट at a gamete formation and only one of the each pair is transmitted into a gamete, इसमें भी लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूं। फिर इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और इसमें लिखा है बेटा वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली अंडर ऑफ अनदर पेयर। तो आपको पहचान करना है बेटा, आइडेंटिफाइड करना है कि इसमें से कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है। मतलब किसमें हम क्रोमोसोम लिखे और किसमें जीन लिखे, कौन सा कैरेक्टर जो है जो लिखा हुआ है वो जीन का है, कौन सा कैरेक्टर क्रोमोसोम का है। आप हमको नेक्स्ट क्लास में बताना अच्छी तरह सोच समझ के, ठीक है, अच्छी तरह सोच समझ के बताना बेटा, है ना। चलो एक चीज हम करते हैं अब, कपलिंग एंड रिपल्सन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कपलिंग एंड रिपल्सन। अभी आपके पास एनसीईआरटी है क्या, पढ़ पा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ लिंकेज अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। या चलो मैं कम से कम एक्सपेरिमेंट तो बता ही देता हूँ एक, है ना। कपलिंग, ये करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है। कपलिंग एंड रिपल्सन, ये क्या होता है? कपलिंग एंड रिपल्सन बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा, इसी पे सारा बेस्ड है लिंकेज हमारा, है ना। देखो हम चलो एक्सपेरिमेंट सीधा करते, किसने किया क्यों किया वो बाद में देखेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट सीधे देखते हैं। ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन, ब्लू, है ना। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था बेटा लथाइरस ओडोराटस, ये स्वीट पी होता है, स्वीट पी, लथाइरस ओडोराटस, ठीक है, में ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन, लॉन्ग पॉलन का क्रॉस कराया गया बेटा रेड फ्लावर विद राउंड पॉलन। देख लो, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन का क्रॉस किससे करवा रहे हैं हम, रेड फ्लावर विद राउंड पॉलन, ठीक बात है। जीनोटाइप बना दें, कैपिटल बी कैपिटल एल इसका लॉन्ग का, इसका रेड का स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल, क्योंकि ये दोनों रिसेसिव होते हैं, आप समझ लो रिसेसिव होते हैं, ठीक है। तो बेटा F1 जनरेशन में क्या आएगा, दुनिया जानती है, यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यही आएगा, ठीक। मतलब इसको क्या लिखते हैं हम, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन, ठीक बात है। एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है बेटा, याद रखना, स्वीट पी
लथाइरस ओडोरैटस, हमने नाम पहले भी बोला था। अब होता क्या है बेटा, इसका सेल्फिंग करा दिया, सेल्फिंग नहीं नहीं, टेस्ट क्रॉस करा दिया, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा बेटे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल विद स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, इसका रिजल्ट F2 का क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, सॉरी F2 नहीं, इसका टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1:1:1:1 आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हो रहा है, देखो इसका इसके साथ क्रॉस हो रहा है तो 1:1:1 आना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ फिर, देखो ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन जो आए वो आए 7, समझ रहे हो, ब्लू और राउंड, ब्लू एंड राउंड ये आया 1, देख लो ब्लू और राउंड 1 आया, एक ही आया, ठीक है। रेड और लॉन्ग, रेड एंड लॉन्ग फ्लावर पॉलन एक आया, और रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलन 7 आया। भाई ध्यान से देखो, मैं बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, अगर सोचो तो बहुत बड़ी बात लिखा है, 1:1:1:1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन 7 आया, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन 7 आया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन का जो जीन्स है वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन एक ही साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही साथ रहना चाहते हैं, वो सेपरेट नहीं होना चाहते। मतलब साफ है बेटा कि जो गैमेट्स बने थे ना, जो गैमेट्स बने थे वो कैपिटल बी कैपिटल एल ये 7 बना था, रेशियो रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो, कैपिटल बी स्मॉल एल 1 बना था, ठीक, स्मॉल बी कैपिटल एल 1 बना था, और स्मॉल बी स्मॉल एल 7 बना था। मतलब बेटा गैमेट बनने का जो रेशियो था वो ये था। इसका मतलब बेटा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन some genes are tendency to inherit together from generation to generation। मतलब एक क्रोमोसोम पे बेटा देखो, एक ही क्रोमोसोम पे ये दोनों जीन्स हैं और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, वो जनरेशन टू जनरेशन साथ में रहना चाहते हैं। इसी फेनोमेना को बोलते हैं बेटा कपलिंग। क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं बेटा। हमको आपको ये बताना है कि कपलिंग समझ में आया या नहीं आया। कपलिंग समझ में आ गया बेटे, एस आर नो लिखो, अरे वाह जी वाह, बढ़िया, ओके। तो आप लोगों को कपलिंग समझ में आ गया, तो रिपल्सन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।